वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को, और सभी को मेरा बहुत बहुत गुड मॉर्निंग कहता हूँ। और आज का शुरू करना चाहता हूँ लेक्चर। तो आपसे आप लोगों से बात होती रहती है, पहले भी बहुत सारी चीज़ों को आप लोग से बताया और कोशिश की कि आप लोगों से बता सकूं। तो एक छोटा सा एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि परसों आईपीएल, टाटा आईपीएल देख रहे थे, आईपीएल चल रहा था और बहुत इंटरेस्टिंग मैच था 2020। तो एक चीज़ मुझे समझ में आ गई कि अब लाइफ में इंसान 2020 पसंद करता है, टेस्ट और वनडे क्रिकेट। ठीक है, चलते हैं, लेकिन टेस्ट और वनडे क्रिकेट प्राइमरीली इतना इंटरेस्टिंग नहीं है जितना 2020 क्रिकेट है। या टेस्ट और वनडे क्रिकेट इतना लोगों को अब फेवरेट नहीं है जितना 2020 क्रिकेट है। ये प्रैक्टिकल है। 2020 क्रिकेट अगर नहीं होगा तो फिर क्रिकेट को इतना पैसा नहीं मिल सकता। तो मैंने भी अपने लाइफ से सीखा इससे कि अब टेस्ट क्रिकेट जब इतना पीछे हो चुका, 2020 क्रिकेट इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है, तो मैंने भी सोचा कि हम भी अपनी लाइफ में 2020 का फॉर्मेट लाएं और 1 घंटे के बजाय 10 मिनट का लेक्चर करें। आप लोगों को 10 मिनट का लेक्चर जो है, उसमें एक रिदम भी रहता है और 2020 क्रिकेट की तरह जो है एक एक्चुअली वो बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपसे पहले कई बार कहा है कि, और मैं ये बताता रहता हूँ कि पहले पहले कई बार आप लोगों से बात की है कि जैसे बताया अपने लाइफ अपने अपने बात करना। आई एम प्रियेश घोष एंड आई हैव डन दिस एंड दिस। ओके, खत्म। अब आते हैं पॉइंट पे। ठीक है, तो एक छोटा इंटरजेक्शन हो। देखिए, मैं कोई हूँ, मेरे मेरे घर वालों ने मुझे पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। ठीक है, मेरा जन्म किसी परिवार में हुआ। मैं मैंने कुछ सब्जेक्ट लेके पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। किस कुल में हुआ, किस गोत्र में हुआ, किस जाति में हुआ, किस धर्म में हुआ, ये सब फैक्ट्स हैं। आप मेरे नाम को सुनिए, मेरे कुंडली आप निकाल सकते हैं इंटरनेट से, हजार चीजें कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब मैं आपसे बात करता हूँ, क्योंकि मैं एक एकेडमिशियन होकर बात करता हूँ, तो ये लोग आशा करते हैं मुझसे कि लोग आशा करते हैं मुझसे कि मैं जो है, जब आपसे बात करूं तो पढ़ाई लिखाई पे बात करूं। मैं अपने किसी किसी परिवार का या किसी किसी बैकग्राउंड का यूज करके बात ना करूं। ये लोग अपनी जो कहते हैं ना, अपनी घमंड या अपने पारिवारिक घमंड को इस्तेमाल करना जो है ठीक नहीं है, ऐसा लोग समझते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और जब मैं बात करूं आपसे तो बहुत ही एकेडमिक लाइन पे बात करूं, लॉजिकल होकर बात करूं, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूं और यूपीएससी का हारा हुआ कैंडिडेट रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक फंडामेंटल फैक्ट है। और आगे चलते हैं। जीवन में आगे चलना ही जीवन का काम है, पीछे रुकना ही मौत का नाम है। ठीक है, चलो आप सोचेंगे शायरी बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, चलो, तो बहुत चीजें हैं, बहुत चीजें बताता हूँ। देखिए, मैं एक चीज आपसे आज कहना चाहता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने ये बताया भी था एक बार शायद। तो एक बार क्या हुआ कि मैं इंटरमीडिएट पास किया मैंने, और मैं जो है फिर इंटरमीडिएट पास करने के बाद मैं इंटर में भी मैं पढ़ने का इच्छुक नहीं था, क्योंकि मैं उस समय इंटरमीडिएट जब हम पढ़ाई करते तो मेरी एज शायद 16 साल थी, 16 या 15 16 साल। तो उस समय अंडर 19 क्रिकेट टीम का वो होता है, और युवराज सिंह उसमें बहुत बड़े खिलाड़ी थे हमारे, हम जब थे उस युवराज सिंह, हाँ युवराज सिंह। तो मुझे एक अंडर 19 क्रिकेट टीम में सिलेक्ट होना था, और घर वाले डेली चिल्लाते थे कि तुम पढ़ोगे नहीं तो इन 11 में टीम में नहीं जा पाओगे और तुम किसी लायक नहीं बचोगे। तो डर के मारे मैंने पढ़ाई की, और जब बीटेक फर्स्ट ईयर में मैं गया तो उस समय मेरी एज 17 साल, 17 नहीं, हाँ 17, 17.5 रही होगी साल। तो तब तो घर वालों ने हमने कह दिया भाड़ में गया तुम्हारा बीटेक। घर वालों से, माँ बाप से कहा, और मम्मी और पापा दोनों करीब करीब वो हो गए, बिस्तर पकड़ ले लीजिए, या तो पागल हो गए एक तरह से, या उन लोग बेहोश हो गए एक तरह से कहिए। और उन लोगों ने कहा कि जो है ये अब पढ़ेगा नहीं, क्रिकेट खेलेगा तो इसको नौकरी नहीं मिलने वाली और ठेला लगाना पड़ेगा, ये मम्मी पापा ने कहा। ठीक है, तो फिर पापा से मैंने कहा क्या ठीक, पापा ने कहा पढ़ लिख के क्या, इंडियन टीम का ड्रेस मिलेगा, यही बहुत बड़ी बात है। मैंने उनसे, पापा से कहा ये बात। ठीक है, तो पापा को लगा कि अब ये लड़का बहुत जिद्दी है, ये क्रिकेट खेल के रहेगा, ये बीटेक नहीं करेगा। ठीक है, तो चाचा जी को एक्शन में बुलाया गया। चाचा जी ने कहा देखो बेटा, मैं तुम्हें इसलिए नहीं पढ़ने की, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पढ़ने की बात है, पढ़ने से तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, इसलिए कह रहा हूँ कि देखो पढ़ाई लिखाई बड़ी महान चीज़ है, उससे ज्ञान और क्या ज्ञान, नैतिकता और महानता आती है पढ़ाई लिखाई से। तो तुम पढ़ाई लिखाई इसलिए मत करो कि तुम्हें डिग्री चाहिए, पढ़ाई लिखाई तुम इसलिए करो कि तुम्हें, जो फिलॉसफी उनकी ये थी, तुम्हें महान बनना है। जिन दुनिया में महानता बहुत बड़ी चीज़ होती है। और चारों ने बड़े बड़े एग्जाम्पल दिए। तो मेरा भी मन बदल गया, मुझे लगा कि शायद इन लोग सचमुच महानता की बात कर रहे हो, महानता के लिए पढ़ना चाहिए। तो मैंने मैंने तो इसीलिए जो है, मैंने जो है कहा कि ठीक है चलो, महानता की बात है तो पढ़ लिख लेते हैं।
क्रिकेट का प्लान जो है वो बाद में भी आ सकता था, लेकिन पता था कि बीटेक पढ़ने के बाद निकलेंगे, 22 साल में नौकरी लगेगी, 23-24 साल में, 24 साल के बाद अब कौन सचिन तेंदुलकर बन सकता है, फिटनेस नहीं रहेगी बॉडी में। क्योंकि एक्चुअली बात यह है कि जो 2020 क्रिकेट का आजकल आप में जो आपको अगर क्रिकेटर बनना है तो फिट होना बहुत जरूरी है। फिटनेस बचपन, आप बैटिंग तो आप सुनील गावस्कर की एज में भी कर सकते, धोनी की एज में भी कर सकते हैं, लेकिन फिटनेस के लिए बचपन, जब एक बार आप मोटे हो गए, आपके घुटने घुटने और क्या गए ये सोल्जर काम नहीं करते, तब आप क्योंकि बचपन में जब आप 15 एज के आसपास है तो ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। तो अगर तब तभी से एक्सरसाइज करना शुरू करें तो एक बार आप 25 पार कर जाए फॉर एग्जांपल, तो बॉडी में जो आपके जो फिटनेस प्राप्त करना बहुत कठिन है। आपको खेलना आ सकता है, टेक्निकली आप अच्छे हो सकते हैं, लेकिन फिटनेस के लिए यंग एज से आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। ये एक फर्क है, ठीक है। आप हो सकता है सुनील गावस्कर जी को आज भी बैट आप दे दीजिए, सचिन तेंदुलकर तो वो आज भी उतना रन बना दे, लेकिन फिटनेस उनके पास नहीं है वो कि वो आज के 25 साल के लड़कों के साथ खेल सके। ये डिफरेंस है फंडामेंटल, ठीक है। तो ये फंडामेंटल बात है। तो जब ये हुआ तो मैंने कहा कि ज्ञान के लिए और महानता के लिए पढ़ाई लिखाई होती है। तो इसी बात पे मैंने 4 साल बीटेक पढ़ लिया, इसी सोच के साथ। तो जब मैंने इंजीनियरिंग पास किया तो मैंने naukri.com में किसी मेरे सीनियर ने मेरा सीवी बना के उसमें उसको अपलोड कर दिया। तो एक बड़े कंपनी से कॉल आया कि आपको हमने बुलाया है, आप बहुत आपका अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड है, तो प्लीज़ आपको हम चाहते हैं आप यहाँ आइए। तो जब एक बड़े कंपनी ने मुझे उन्होंने इनवाइट किया या उन्होंने कॉल किया मुझे, तो मैंने तो 2-3 लोग बैठे थे सामने, तो उन्होंने पूछा व्हाई डिड यू डिड योर इंजीनियरिंग। तो मैंने कह दिया कि फॉर विजडम, नॉलेज एंड फॉर एजुकेशन, ज्ञान की प्रकाश के लिए हमने पढ़ाई की। तो जो सर सामने बैठे थे बड़े ही एजुकेटेड थे, उन्होंने कहा बेटा ये इम्प्रैक्टिकलिटी छोड़ दो, कंप्यूटर साइंस से बीटेक करने के जो करता है और प्राइवेट कॉलेज से, वो पैसा कमाने की पढ़ाई है। अगर ज्ञान की पढ़ाई होती तो आप जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ते, बीएससी मैथमेटिक्स पढ़ते, बीएससी इन केमिस्ट्री या कुछ और सब्जेक्ट पढ़ते, या हिस्ट्री ऑफ या ऐसा कुछ पढ़ते। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से अगर आपने बीटेक किया है वो प्राइवेट कॉलेज से क्या, यूपी के, तो इसका मतलब आपने पैसे के लिए पढ़ाई, जॉब ओरिएंटेड स्टडी की है। तो पहले ये मन से बात निकालो। तो वो दिन उन्हें झटका लगा बहुत उनकी बात सुन के। ये जो सर कह रहे, बड़े थे, बहुत ही एजुकेटेड इंसान थे, तो उन्होंने अपनी बात कही और मैंने उनको सुन लिया। तो ये मैं फंडामेंटली आपको ये उनकी मैं बात आपको मैंने बात बताई, ठीक है। तो उस दिन से मुझे ये समझ में आया कि जो अब मैं आता हूं आज के समय पे, ठीक है। तो वो पहला झटका था जो मुझे उनकी बात से लगा। तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था शायद कि उसमें, तो देखिए बात ये कि अगर आप किसी भी एक आम आदमी को के पास आप उसको एनालाइज कीजिए, वो थोड़ा आईआईटी से वो बीटेक है और वो एक यूपी के किसी कॉलेज से बीए पास किया है। बीए पास एक मजाक भी बन जाता है कि बीए पास, हाँ, और उसने समझ लीजिए बीटेक पास किया है आईआईटी से। तो बीटेक जिसने आईआईटी से पास किया वो, उसकी अगर 10 लाख सैलरी हो तो बीए पास की 10 रुपए भी सैलरी, 10,000 भी सैलरी हो जाए, बहुत बड़ी बात है। इतना अंतर होता है इसमें, ठीक है। तो क्योंकि ये लाइफ जो है, मैं आपको पहले ही बताया था एक बार कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में फॉर्म हुई थी, ठीक है, उस समय जो सारे कांग्रेस के लीडर्स थे, पंडित मोतीलाल नेहरू, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, उस समय के सारे लॉयर थे। अब देवदास सिंह देखेंगे तो बैरिस्टर ही कहते थे इसको, ठीक है। उसके बाद अगर आप आइए साइंस में, तो आप देखिए सत्येंद्र नाथ बोस, सीवी रमन, होमी जहांगीर भाभा, आपका क्या नाम है उनका, मेघनाथ शाह, और ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सतीश कुमार धवन, ये सारे लोग कोई इंजीनियरिंग इनमें से 99% लोगों ने नहीं पढ़ी। ये सब बीएससी फिजिक्स या बीएससी मैथमेटिक्स पढ़े थे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल पढ़ाई होती है, ठीक है, ठीक है। अब वो था, ठीक है। तो इसीलिए जो है आप देखिए यहाँ तक कि पहले जो, अगर ये बहुत ही बड़ी बात है, जब पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ, पहले जो बैरिस्टर थे, मुस्लिम बैरिस्टर होते सर सैयद अहमद खान, और हिंदू और पारसी बैरिस्टर और क्रिश्चियन इतने बैरिस्टर हो चुके थे। तो ये भी दिखाता है कि जो भारतीय हिंदू समाज था, क्रिश्चियन समाज था, पारसी समाज था, वो बहुत इंग्लिश एजुकेटेड था एज कम्पेयर टू मुस्लिम सोसाइटी। ये सर सैयद अहमद खान ने दुख में एक बार कहा भी था कि जब पहली बार ब्रिटिशर्स ने इंग्लिश एजुकेशन लाए थे तो सारे मुस्लिम जो आपके मौलाना थे और बड़े बड़े मुस्लिम रिलीजियस गुरु थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये एजुकेशन हमारे बच्चों को बिगाड़ देगा। इसीलिए उन्होंने जो है शुरू किया ये आपका ये जो उस समय के मौला, उन्होंने कहा कि हमें अलग एजुकेशन चाहिए जो कि इंग्लिश एजुकेशन से ना हो। तो तब जो है हिंदू और पारसी और क्रिश्चियन बहुत एजुकेटेड हो गए। इसीलिए एंग्लो ओरिएंटल मोहम्मदन कॉलेज जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का
क्रिएशन हुआ था कि मुस्लिम समाज भी आता है, क्योंकि इतनी बड़ी समाज है, ये इतना पीछे नहीं रह सकता। ये सर सैयद अहमद की आपको बात बताऊं। और अगर आप देखें तो बाद में भी अगर आप देखें पोस्ट प्री 1947 के पहले की बात, तो सारे जो साइंटिस्ट थे, सारे जो, मैं आर्ट्स की साइंस पे आता हूँ, होमी जहांगीर भाभा, सतीश धवन, सत्येंद्र नाथ बोस, आपका जगदीश चंद्र बासु, सीवी रमन, रामानुजन, ये सब जो है नॉन मुस्लिम जो थे। तो इसीलिए शायद जो है इंग्लिश एजुकेशन का जो पहला रेसिपेंट था वो जो थे हिंदू समाज था या नॉन मुस्लिम था, उसमें भी जो अपर कास्ट हिंदू थे, ब्राह्मण, और जो आपके जो जिसको जनरल कैटेगरी हिंदू कहते हैं, वो बहुत है। उसकी पॉलिटिकल लीडरशिप हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, सब में, एयरफोर्स हो आपकी, सब में आप देखिए जो है इन जो आप जो जिसको हम कहते हैं ना सवर्ण हिंदू समाज, उसका बहुत ज्यादा रोल था। ठीक है, ये है, ये मतलब सर सैयद अहमद खान कह रहा हूँ, वो बहुत दुखी थे कि जब इंग्लिश एजुकेशन आया तो मुस्लिम समाज का जो कंजर्वेटिव जो विंग था उसने वो इंग्लिश एजुकेशन की तरफ वो नहीं गया, जैसे कि हिंदू, पारसी और क्रिश्चियन और सिख सब लोग हैं। ठीक है, ये अप्रिशिएट होने के नाते आपको समझ, ये हिस्टोरिकल एविडेंस है। ठीक है, तो ये बात मैंने आपसे कही। ठीक है, तो जो है तो इसीलिए अगर आज भी ये चीज एप्लीकेबल है कि अगर आप कंजर्वेटिव हिस्ट्री लेके या सोशियोलॉजी लेके पढ़ें, और अगर आईआईटी एक आईआईटीएन अगर 10 लाख रुपए कमा सकता है, तो उसके रेशियो में 10,000 भी शायद बीए पास इंसान को नहीं मिल सकता। तो इसीलिए इतना ज्यादा आपका जो जॉब सिक्योरिटी है एक टेक्नोक्रेट बनकर, तो इसीलिए आप किसी को भी देखिए, मतलब मैं जब इंटर, मेरे दोस्त जब कुछ पढ़ाई में अच्छे नहीं थे तो उनके माँ बाप कहते थे कि अगर तुम्हें पढ़ना नहीं भी है किसी तरीके से, क्योंकि आप जानते हैं इंटर में फास्ट 5 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होता है, फिर एक इंग्लिश होता है शायद, और एक होता है आपका पांचवा एक फिजिकल एजुकेशन। अगर आप फिजिकल एजुकेशन में अगर 100 आउट ऑफ 100 पा गए और इन सब में जस्ट पास भी हो गए, तो सब मिला के आप जो है 60% पा जाएंगे। तो आपके मार्कशीट पे लिखा रहेगा इंटरमीडिएट इन फर्स्ट क्लास, तो आपका कहते ना जुगाड़ से काम हो जाएगा। तो मैं जब था इंटरमीडिएट में तो ये सब कहते थे। तो अगर आप साइंस में अच्छा भी नहीं परफॉर्म कर पाते, सिर्फ सर्वाइविंग के लिए आप साइंस ले लीजिए, तो भी आप जो है वो उस रेड लाइन को क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन आज मैं ये कहने पे मजबूर हूं, देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक आईआईटीएन जो टेक्नोक्रेट है, टॉप लेवल समझ लीजिए जावा सिस्टम डेवलपर है, ठीक है, बहुत बड़ा आईआईटीएन है, उनसे भी अगर आप पूछिए, मैंने जैसे कहा था कि मंडल कमीशन का क्या इम्पैक्ट है, उसके भारत में क्या असर पड़ा, मतलब मंडल कमीशन ने पूरे भारत की पॉलिटिक्स को चेंज कर दिया। अडवाणी जी तब व्रत निकाला तो कमंडल वर्सेस मंडल, और मंडल कमीशन ने जो 22% रिजर्वेशन था अम्बेडकर जी के समय का, उसमें 27% और जोड़ा, पूरा भारत में कास्ट वॉर शुरू हो गया। यूपी उसका सेंट्रल पॉइंट था। ठीक है, अगर आप पूछिए 1930 के आसपास का लाहौर सेशन क्या कहता है, मतलब आपको बता देते हैं, हमारा जो 26 जनवरी लोक गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी का रिपब्लिक डे है, ये लाहौर सेशन में ही हुआ है जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लिया। ठीक है, 1905 का क्या इंपॉर्टेंस आप पूछ लीजिए, तो हम बताते हैं 1905 में पहली बार बंगाल का पार्टीशन हुआ था रिलीजियस लाइन पे। आसाम और जो आज का बांग्लादेश है टोटलिटी में मुस्लिम मेजोरिटी था, और बिहार, वेस्ट बंगाल और एटसेट्रा 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 आपका हिंदू मेजोरिटी था। ठीक है, तो जो है ये एक फंडामेंटल एनालॉजी है कि बंगाल का जो पार्टीशन तो 1905 में ये इसलिए होता। 1916 के बारे में पूछिए तो वहां लखनऊ पैक्ट हुआ था, जिसमें कि कांग्रेस ने ये माना कि इस देश में दो कॉन्स्टिट्यूएंसी होंगे, एक हिंदू एक नॉन मुस्लिम होगी, एक मुस्लिम। तो मतलब कि गांधी जी ने ये कहा, हम बड़े भाई हैं, तो हम 16% जो है 33% मोस्ट प्रोबेबली, वो तो टेक्निकल बात अलग है, तो एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी दे देंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट इसका नाम था, जो कि मुस्लिमों को अलग होगा, हिंदुओं को अलग होगा, क्योंकि मुस्लिम भारत में उनका इतिहास हिंदुओं के साथ बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा है, जिन्ना साहब ने जिसे कहा, तो इसलिए हिंदू मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट होगा। इसको 1916 में कहा गया। इसीलिए जब पार्टीशन हुआ तो सरदार पटेल से पे बहुत प्रेशर था कि उस सेपरेट इलेक्टोरेट को वो जारी रखें, क्योंकि वो 1916 से होता आया था। ठीक है, लेकिन सरदार पटेल का और कांग्रेस का आर्गुमेंट था, जब पाकिस्तान बन गया तो सेपरेट इलेक्टोरेट, तो फिर यूनिफॉर्म इलेक्टोरेट। आज आप नहीं देखते कोई क्रिश्चियन इलेक्टोरेट है, कोई सिख इलेक्टोरेट है, एक यूनिफॉर्म इलेक्टोरेट है। कांग्रेस में मुस्लिम भी है, बीजेपी में भी मुस्लिम है, बीजेपी में क्रिश्चियन है, बीजेपी में सिख भी है। तो लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं कि मुस्लिम सीट होंगी, क्रिश्चियन सीट होंगी, सिख सीट होंगी, जैन सीट होंगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये एक फंडामेंटल चीज है। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि आप आया, जैसे देखिए, आप अगर समझ लीजिए आप बॉबी जिंदल या कमला हैरिस बन के अमेरिका में सेटल हो गए, तब तो सब खत्म। अब अमेरिका में चले जाओ, करोड़पति कमाओ। अमेरिका में लोग जाते इसलिए हैं क्योंकि अगर आप इंडिया में समझ लीजिए एक्स मनी कमा रहे हो, एक्स, तो अमेरिका में जाके वो 3x हो जाता है। ठीक है, मेरा दोस्त बता रहा है 5x हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो एक एंटरप्रेन्योरशिप है। आज से नहीं, आप तो चलिए पूरे इंडिया में, उस समय भी जब 60 के दशक में लोग जाते थे, तो जो विदेशों में पैसा जो आपका जो
मनी का जो आपका क्वांटम है या मनी का जो अर्निंग है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोग उधर जाते थे। ठीक है, ये चलिए एक बात हुई, लेकिन दूसरे पॉइंट पे आते थे। तो लेकिन तो हमारे बैच देख लीजिए, जो हम जब पास हुए थे, हमारे बैच में जो मैंने देखा, जो जो लोग गवर्नमेंट जॉब पा गए, कुछ लोग उनका अलग है, लेकिन 50% से क्या 70%, अगर आप देखें मैं जिस बैच में पास आउट हुआ 95% लोग आईटी सेक्टर में है। ठीक है, मेरे कंप्यूटर साइंस के नहीं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले भी आईटी सेक्टर में, मैं एग्जांपल देता हूँ बहुत। और उनमें से 90 में से अगर आप देखें तो उनमें से 90 में 60% लोग विदेशों में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई कनाडा में है, कोई जर्मनी में है, कोई यूएसए में है। ठीक है, तो ये तो अगर आप उनसे पूछिए कि मंडल कमीशन क्या है, अगर आप उनसे पूछिए कि कांग्रेस का फॉर्मेशन 1885 में क्यों हुआ था, ठीक है, कांग्रेस फॉर्मेशन किया था एलन ऑक्टेवियन होम, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के फॉरेन सिविल सर्वेंट थे। ठीक है, तो उनको इन सबसे कोई मतलब नहीं, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई इंटर बीटेक पास किया, मैंने जब बीटेक पास किया, मेरे जो साथ दोस्त थे जो हॉस्टल में पढ़ते, समझ लीजिए इलाहाबाद से, प्रयागराज से मैंने किया, जो समझ लीजिए मेरठ से आके पढ़ते थे, तो 10-10 लाख रुपए टोटल खर्चा होता था। अब 10 लाख खर्च करने के बाद प्रेशर बहुत होता है कि आप जॉब करो, कितने दिन बाप का पैसा खाओगे या बाप से पैसा लेते रहोगे, तो इस डर में लोग करते। तो लेकिन ये फंडामेंटल इशू कि उन्हें, अब आप अगर अमेरिका में जाकर सेटल हो गए, अमेरिका की नागरिकता आप लेने ली तो अलग है, लेकिन इंडिया में आप रहते थे, आप बैंगलोर में रहो, चेन्नई में रहो, कश्मीर में रहो, कन्याकुमारी में रहो, गुजरात में रहो, असम में रहो, आप देखिए टीवी आप खोलेंगे, ओवैसी ने ऐसा कहा और क्या अमित शाह ने ऐसा कहा, तो वो ठीक है, आप शायद नेता, आप पॉलिटिक्स में सीधे तौर पे नहीं हो, लेकिन पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है उससे आप बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि ये बहुत ही कड़ा शब्द में बोल रहा हूँ कि क्योंकि मैं भी उस टेक्निकल बिरादरी का हूँ। ठीक है, कि आप चाहे एमटेक कर लो चाहे बीटेक कर लो, जब तक आपको भारतीय समाज की समझ नहीं है, क्योंकि एक्चुअली भारतीय समाज की तो पढ़ाई, जैसे यूपीएससी अगर हम मान ले तो वो एक्चुअली आर्ट्स की पढ़ाई है। मतलब आपको मैं बताता हूँ, जो आईआईटीएंस भी जाते हैं यूपीएससी में, वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट मैथ्स लेते हैं और ये लेते हैं, वरना यूपीएससी से किसी से आप पूछोगे तो वो मैथ्स लेने के लिए मना करते हैं। क्यों? क्योंकि मैथ्स में अगर आप समझ लीजिए बहुत हाई लेवल क्वेश्चन है, अगर आप नहीं कर पाए तो जीरो हो जाएगा। जैसे टेस्ट मैच में समझ लीजिए आप जब हार रहे हैं तो डिफेंसिव खेलने को कहते हैं। हॉकी फील्ड में अगर आपके ओपोनेंट बहुत तगड़े हैं तो आपको डिफेंसिव खेलना पड़ता है, अगर आप 5 गोल से पीछे हो गए तब तो सब खत्म हो गया। ठीक है, ये कहते हैं ना आपके कोच लोग। तो मैथ्स जो है वो अगर टफ आ गया तो आप जीरो हो जाओगे, लेकिन अगर आप हिस्ट्री या ज्योग्राफी लेते हो तो आप कुछ ना कुछ लिख के एटलीस्ट 30 नंबर तो पा ही जाओगे। तो ये आपका स्ट्रेटेजी है। और जो सीसैट होता था, जो एक होता था, सीसैट को पहले जो रैंकिंग ओरिएंटेड किया गया था, अब इसको सिर्फ पासिंग का बना दिया। सीसैट का कोई जो उसका रिजल्ट है आपके रैंकिंग से अब नहीं जुड़ा है, रैंकिंग सिर्फ और सिर्फ आपकी ट्रेडिशनल यूपीएससी के जो ओरिजिनेशन पे होगा, जो हुआ था। ठीक है, तो इसलिए जो यूपीएससी की पढ़ाई है वो आर्ट्स के ऊपर बेस्ड है, आर्ट्स सब्जेक्ट के ऊपर। हंसी भी कहा जाता है कि साइंस अच्छे हो तो साइंस, नहीं अच्छे हो तो कॉमर्स, और आर्ट्स लेता है जो वो तो शर्म में आत्महत्या कर लेता है, ऐसा कहते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं जब पहली बार गया था एसएससी का एग्जाम देने, तो एक लड़का था मुझसे, मैंने उनसे पूछा आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या, तो उसने कहा मैंने आर्ट्स से पढ़ाई की। तो मैंने आर्ट्स कहाँ होता है इंटर में भाई, इंटर में तो साइंस एंड कॉमर्स। तो कहा कि आपका स्कूल प्राइवेट था, वहाँ आर्ट्स का सुविधा नहीं था। आर्ट्स भी होता है लेकिन कोई लेता नहीं है, इसलिए आर्ट्स का डिपार्टमेंट अब वो है, अब उसका कोई मतलब नहीं है। साइंस जो है, जो जिनको पढ़ने का पढ़ सकते हो, जो नहीं पढ़ सकते हो उतना कॉमर्स लेते हैं। तो उस लड़के, तब मुझे पता चला कि इंटर, मुझे पता बीए होता है, बीए के पहले भी आर्ट्स की पढ़ाई होती है, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे स्कूल में नहीं था। ठीक है, तो इसीलिए एक इंप्रेशन है कि जो मतलब हम आपको बताते हैं कि अगर साइंस लेके ना पढ़ो तो शायद हमारे परिवार की इज्जत पानी में मिल जाएगा। ये एक इंटरप्रिटेशन है। मैंने बिल्कुल इसको सहा है। मैं जब था तो मुझे इंटर घर में अगल बगल वाले कहते थे 10th में अच्छा नहीं आएगा, साइंस नहीं मिलेगा। एक लड़का मेरा था, उसका मैथ्स में कम हो गया तो उसे साइंस नहीं मिला था, उसने दूसरे स्कूल में जाके साइंस लिया। मेरा एक फ्रेंड था, नाम नहीं लेना चाहता। ठीक है, और जब बीटेक इंटर में गया तब क्योंकि सचिन तेंदुलकर बनना था, तो घर वालों ने हाथ पैर जोड़, भाई तू अगर आईआईटी नहीं निकाल सकता 60% पा जाए, घर की इज्जत ना पानी में मिला। मैं आपको बताता हूँ, आज नहीं मैं बच्चा था। ठीक है, तो साइंस ये है। साइंस अब क्योंकि सोसाइटी में इतना इकोनॉमिक कंसिडरेशन है, 2020 क्रिकेट खेल के आप करोड़पति बन सकते हैं, तो सब लोग जो है इसकी। लेकिन मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब पूरे इंडिया घूमा और बहुत ठोकरें खाई हैं, कि जब तक आपको भारतीय समाज, यूपीएससी आप उसे कह सकते हो, या भारतीय सोसाइटी को सब मिला हुआ है, सोसाइटी, रिलीजियन, हिस्ट्री, एजुकेशन। आप अगर एजुकेशन आज बीटेक कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं तो पैसे, वो फंडामेंटली आपको मॉनेटरी पैसे, मतलब कि क्या कहते हैं ना, संसाधन, पैसे के संसाधन के लिए आप पढ़ रहे हैं।
ठीक है, या ना तो आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, बीएससी इन कंप्यूटर इन मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। तो जो मैं जो तो ये एक फंडामेंटल फैक्ट है, ठीक है। तो मेरा जो जो संक्षिप्त में कंक्लूड करना चाहता हूं अभी के अभी वो ये है कि बीटेक की पढ़ाई जो मैंने की, मैंने तो बाद में लोगों को दिखाने के लिए मास्टर्स भी कर लिया शायद, क्योंकि अब आप जानते हैं इंडिया में कैसे होता है। लेकिन बीटेक की पढ़ाई ठीक है, वो एम्प्लॉयबल है, आपको वो बिल्कुल आप किसी से भी पूछ लीजिए, अगर आप आर्ट्स लेके पढ़ रहे हैं तो आप खुद ही सेल्फ डाउट में आके आप जो है कोलैप्स कर जाएंगे। कॉमर्स लेके जो पढ़ता है वो बेचारा उतना अच्छा शायद पढ़ाई में होता नहीं। साइंस लेके सभी को पढ़ना है। मैं जब 9th में था तो मेरे घर वालों ने गाली दी, पढ़ोगे नहीं तो साइंस नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लेकिन ये फैक्ट है, ठीक है। लेकिन मैं आज ये कहने पे मजबूर हूँ, मैंने आईआईटी से तो बड़ा कुछ नहीं हो सकता इंडिया में। मैंने आईआईटियंस को देखा जो 4th ईयर में पास आउट है, उनको मैंने जब ऐसी बातचीत हुई कि वो जानते मैं यूपीएससी था एस्पिरेंट था, वो आईआईटियन थे, उनको मैंने जब ये पूछा कि मैं दंग रह गया कि उनको वो तो छोड़िए, तक्षशिला, नालंदा और चाणक्य और ये सब तो छोड़िए, उन्हें अगर ये पूछा जाए कि आप उनको इतनी ज्यादा जो है यूपीएससी या एसएससी सोशल नॉलेज की अभाव है, तो मैं दंग रह गया, क्योंकि मैं आईआईटी की बहुत इज्जत करता था कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई टेक्निकल फील्ड की है, उनकी पढ़ाई लिखाई इंडियन सोसाइटी की फील्ड या इंडियन हिस्ट्री के फील्ड की, इंडियन हिस्ट्री, रिलीजियन, सोसाइटी, लैंग्वेज। जैसे संस्कृत है, आपके सारे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, आपके सारे पुराण, शिव महापुराण, विष्णु पुराण, आपके सारे उपनिषद, आपके सारे नीतियां, महाभारत, रामायण और अभिज्ञानम, शकुंतलम, ये सब संस्कृत में लिखे गए हैं, ठीक है। उर्दू भी एक्चुअली संस्कृत और हिंदी का, संस्कृत और फारसी का और तर्किश का मेल है। इसीलिए आप देखिए, मैं जब साउथ इंडिया, बचपन में हम लोग क्रिकेट मैच देखते थे तो क्या नाम था, सनथ जयसूर्या, ठीक है, अरविंदा डिसिल्वा, कुमार संगाकारा, महिला जयवर्धने, तो ये सब संस्कृत के शब्द हैं। कन्याकुमारी, थांजावुर, ठीक है, जो तमिलनाडु में आजकल आता है। तो इसी के लिए तिरुवनंतपुरम, तो ये नाम तिरुवनंतपुरम कहते हैं। तो इसीलिए देखिए, जहां पर इंडिया में मुस्लिम रूल है वहीं पर आपको ये नाम मिलेंगे, मुरादाबाद, इलाहाबाद, आजमगढ़, करीमगंज, मुर्शिदाबाद। ये मैं, क्योंकि ये पंडित नेहरू की बुक से मैं कोट कर रहा हूं, मैं अपनी बात कहूंगा तो कोई कह देगा लेफ्टिस्ट है, कोई आरएसएस है कहेगा, जहां जहां। इसीलिए स्पेशली राजस्थान को देखिए, राजस्थान में मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक भी मुस्लिम नेम्ड डिस्ट्रिक्ट नहीं है पूरे राजस्थान में। यूपी में आइए, मुजफ्फरपुर, बिहार में बख्तियारपुर, इसलिए तमिलनाडु में भी अगर आप देखें तो आपको जैसे टिपिकल मुस्लिम नेम जो आपके डिस्ट्रिक्ट है वो आपको नहीं है या ना के बराबर है, ठीक है। आप अगर केरला में भी या साउथ इंडिया में, एक्सेप्ट इन हैदराबाद, जो हैदराबाद आज का मराठवाड़ा और आपका ये मराठवाड़ा और क्या नाम है ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आपका नॉर्थ कर्नाटका जो बेलगांव वाला एरिया है, और रायचूर बेलगांव वाला है, गुलबर्गा वाला एरिया, तो उसको अगर आप छोड़ दें तो कहीं भी आपको जो है डिस्ट्रिक्ट के सारे संस्कृत से, जैसे तिरुवनंतपुरम है, आपका जो है कन्याकुमारी है, रामानाथापुरम है, और आपका जो है थांजावुर है, तो सारे, और श्रीलंका में आप जाइए ना, श्रीलंका में भी आप जाएंगे तो लंका तो चलिए धर्म में हमारे लिखा है। तो इसी के लिए ये है, अगर आप भारत के मैप को देख लेंगे तो आपको उससे समझ में आएगा कि मुस्लिम डोमिनेंस कहाँ कहाँ रहा होगा। ये मैं नहीं, मुझे बीटेक 4th ईयर में नहीं पता था, लेकिन आज ये पता। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, फाइनल कंक्लूड ये करता हूँ जो मैंने लास्ट टाइम भी किया था, कि टेक्निकल पढ़ाई बीटेक आपका जो है, हाँ, जावा सिस्टम इंजीनियरिंग, पाइथन वेब डेवलपमेंट और क्या नाम है एएसपी डेवलपमेंट, ठीक है, ये अच्छी बात है। लाइफ में पैसा, अर्थ ना हो तो इंसान अपंग है, पैसा ना हो तो इंसान भिखारी है। लेकिन जब आप कैमला हैरिस बन के अगर अमेरिका में सेटल नहीं होते, जब तक आप भारत में हैं तो आपको सामाजिक ज्ञान होना आवश्यक है। उसके सिवा आप भारत को समझ नहीं पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और भारत की पॉलिटिक्स को जब तक आप नहीं समझेंगे तो आप भारतीयता को नहीं समझ पाएंगे। क्या प्रॉब्लम्स है, क्या इंटरनल लैंग्वेज वॉर है, क्या धर्म की लड़ाई है, क्या जात की लड़ाई है, क्या लड़ाई है। ये इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेसी है इंडिया की, इतनी ज्यादा, तो वो उसका मैं हंस के कहूंगा, कंप्यूटर साइंस की पूरी बेसिक्स आपकी बाइनरी मैथमेटिक्स पे है। 0 and when the electricity passes it is 1, when the electricity does not flow it is 0, 0 and 1, जैसे सिंपल ही है, ठीक है। जैसे अगर 256 + 64 आप करते हैं तो 256 करेंगे तो 1 1 1 1, हाँ, 2^0, 2^1, 2^2, 256 को आप 256 का बाइनरी इक्विवेलेंट प्लस 64 का बाइनरी इक्विवेलेंट। क्योंकि लैपटॉप जो कंप्यूटर मशीन है वो ABCD या मेरा महबूब आया है, ये जब आप कहते हैं वो साउंड
जब जब कैमरे पे आप वो माइक पे आप कहते हैं तो वो मशीन जो है, मशीन ह्यूमन हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझ सकता। वो सिर्फ 0 एंड 1 की भाषा समझता है, जिसको कि बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। लेकिन तो जो कहना चाहता हूँ, तो कंप्यूटर की पूरी बेसिक, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर मशीन लर्निंग की पूरी बेसिक्स आपकी बाइनरी लैंग्वेज या बाइनरी मैथमेटिक्स पे है, ठीक है। लेकिन जो इंडियन सोसाइटी, इंडियन पॉलिटिक्स है, इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन कास्ट सिस्टम है, इंडियन रिलीजियस डिवाइडेशन है, इसकी कोई थ्योरी नहीं है, ये आउट ऑफ थ्योरी है, ये बस प्रैक्टिकल और हाँ कुछ नॉलेज है, लेकिन ये बेसिकली प्रैक्टिकल और सोसाइटल जो है बेसिस पे चलता है। इसीलिए कहा भी गया है, हर कोस पे बदले पानी, हर 3 कोस पे बाणी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आशा करता हूँ कि आपने इसको समझा होगा। तो आज से मैं बताता हूँ, ये मैंने गलती देखी, फिर वह आदत आ गई, टेस्ट 2020 से वन डे 50। तो आज से मैं हर लेक्चर 10-10 मिनट का लूंगा और 10-10 मिनट के लेक्चर्स के फॉर्म में आपको समझा दूंगा। ये 26 मिनट का हो गया, बड़ा गलती हो गई मुझसे। अब मैं 2020 प्लेयर हूँ, अब मैं टेस्ट और वनडे प्लेयर नहीं हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। धन्यवाद।